चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं एक नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म किया था। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहले से भी हमने थोड़ी बहुत नॉलेज हमारे पास कहाँ से आती है, जो हम लोग पहले पढ़े हैं 10th क्लास में। क्या पढ़ा था उसमें पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कि सिखाया गया था कि अगर कोई एक कंडक्टर होगा, देखो ये जो बता रहा हूँ ये पूरी क्लास का यही बेसिस रहेगा, इसी के बेस पे हम पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि पहले तो हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक चीज समझ में आ गई कि भैया चार्ज तो वहीं पर फ्री होता है सबसे ज्यादा जो कंडक्टर होता है, जिसमें सबसे, क्योंकि तीन प्रकार पढ़ाए थे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, राइट। तो मैंने कहा था सही ऑर्डर होता है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो होता है जो चार्ज को अपने सरफेस पर फ्लो होने की परमिशन देता है। नहीं चल रहा? ठीक तो चल रहा है। नेट का नहीं चल रहा है, यहाँ बढ़िया आ रहा है। नेट भी ठीक चल रहा है बेटा, 100 Mbps चल रहा है। अब ठीक हो गया? नहीं हुआ? रिफ्रेश कर दे रहा हूं। ओ, ये प्रॉब्लम होती है जब हम नीचे वाले वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं। अभी कर देते हैं सही। चलो भाई वापस से आते, हम लोग बात कर रहे थे कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या हो गया, ये मैंने ले लिया है कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है भाई, ए बी है ना। ए बी की लेंथ आपको चाहिए तो आप इसको ले सकते हो एल, है ना। इसका एक देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब जो बोल रहा हूं ये सब टर्म्स पूरे क्लास पूरे चैप्टर में चलेंगे, ठीक। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, ए, ठीक बेटा। अब ये कंडक्टर है, हम लोग जो पढ़ेंगे हम कंडक्टर पे ही फोकस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक आइडिया क्या होता है सर, एक ऐसा धातु जिसके अंदर कोई भी चार्ज फ्लो कर सकता है वो कंडक्टर होता है। और हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है सर, ये अगर ये चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर उसका क्वांटिटी कितना है, मान लीजिए क्यू चार्ज फ्लो किया और उसको हम डिवाइड, उसको फ्लो होने में यानी ए से बी तक जाने में टी समय लगता है, तो यही होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपका ये जो आपका फॉर्मूला यानी जो हमें पढ़ना है हम वही मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जिसमें ये फ्लो कर सके ना। तो हम कंडक्टर पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, जिसकी लेंथ हमने एल ले ली है, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए ले लिया। तो ये कब फ्लो करेगा सर, जब इसमें बेटा आप क्या कर देंगे, एक बैटरी इसमें जैसे ही कनेक्ट करेंगे, ये आपका की हो गया। की आप ऐसे समझ लीजिए कि स्विच की तरह काम करती है। जब यहाँ डॉट बना रहेगा तो समझ जाना ऑन है स्विच, ठीक है, और करंट यहाँ पर फ्लो कर सकता है। तो सर जब आप एक बैटरी को कनेक्ट करते हो किसी भी कंडक्टर के दो एंड पर, तो आपको एक चीज याद है, आपने पढ़ी हुई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको मैंने कहा था कि अगर मैं कभी बोल दूं उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो नाराज मत होना, वही बात हो गई, है ना। जिससे क्या होगा सर, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिखाया था, मुझे अभी नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, मुझे तो इतना पता है कि ये आपने जैसे ही वायर लगा दिया तो आपने चार्जिंग सिखाई थी, ठीक है। चार्जिंग सर तीन तरीके सिखाई थी, एक सिखाया था फ्रिक्शन, दूसरा सिखाया था कुछ नहीं करना है, क्या, बस कांटेक्ट, है ना। तो और तीसरा क्या सिखाया था, इंडक्शन। तो अगर हम यहां कंडक्शन करा दें, कंडक्शन में क्या सिखाया सर आपने, बस आप कह रहे थे कि एक चार्ज बॉडी, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, और नेगेटिव पे नेगेटिवली चार्ज होता है। तो आप सर यहां पर जब वायर लगा रहे हो तो आप तो टच करवा रहे हो ना, तो यानी कि आपने मुझे जो सिखाया उसके हिसाब से यहां पर सर जी पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होने चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। ओके, ठीक है। और सर यहां पर आपने निगेटिव वाला लगा रखा है तो यहां निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बेटा ध्यान से देखना, इसके बाद तो सब बहुत आसान लगेगा, मैं शुरुआत में ही आपको पूरा बेस बना दे रहा हूं क्लास का, ठीक है। तो सर आपने एक और चीज सिखाई थी, ये हो गया जहां पॉजिटिव चार्ज हो गए पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जहां निगेटिव होगा ये हो जाएगा सर निगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेरी गुड। तो सर आपने मुझे ये भी सिखा रखा है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है और निगेटिव चार्ज हमेशा इनवर्ड, और पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को अपनी ओर आकर्षित यानी अट्रैक्ट भी करता है। ये बात ठीक है गलत है? तो इसका मतलब मैं अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता इस चैप्टर के बारे में, मैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के आया हूं ना,
तो मैं बस वही अप्लाई करके आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक। तो मुझे बताना जरा, मेरी हेल्प करना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की ऐसे होगी, ठीक है भाई, और निगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी भाई, निगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। और मैंने कहा था दो वेक्टर अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल एडिशन होता। तो यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्या, समेशन ऑफ ग्रीन और व्हाइट वाली जो मैंने बनाया था, पॉजिटिव और, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाइक दिस ओनली, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो भैया ये हो गया तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किसने करी, बैटरी ने करी सर। ठीक है सर, आपने एक और चीज पढ़ाई हुई है, कोई भी बेचारा सा चार्ज अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्रफल के अंदर आ जाए तो क्या होगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। अगर मान लीजिए ये मेरा चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। अगर आपने नेगेटिव कर दिया, मेरे लिए आसान हो गया, ये अट्रैक्ट करेगा। तो कितने फोर्स से करेगा, तो सर फोर्स का तो फॉर्मूला आपने रटवा रखा है, ठीक है, गलत है, ठीक है ना भाई। तो यहां अब क्या होगा सर, अब ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी समझो, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा दिया पूरा, अब देखो आंसर आने वाला है। ये बेचारे नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर एक फोर्स लगने लगा, कौन सा फोर्स, क्यू इंटू, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे क्यू की जगह कौन ले लेगा, माइनस ऑफ ई। माइनस साइन से क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको मिल रहा है। तो अब मैं कुछ यहां मिटाने वाला हूं लाइनें, ताकि मुझे जगह मिल जाए, बीच की एक लाइन मैंने मिटा दी। अब मैं एक निगेटिव चार्ज बनाऊंगा, मैंने कहा ये रहा मेरा एक निगेटिव चार्ज, इस बेचारे से चार्ज पर एक फोर्स लगाने वाला हूं मैं, इस बेचारे चार्ज पर एक फोर्स लगाऊंगा, जिसकी वैल्यू लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा भाई, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन बना रखी है तो मैं कोई निगेटिव साइन नहीं लगाऊंगा, मैंने सिखाया था, तो डायरेक्शन ले लो या तो तुम निगेटिव लगा लो। क्या ये फोर्स हमेशा इस पे जो लग रहा है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब जब फोर्स लगेगा तो फोर्स लगेगा तो मोशन होगा, और जब मोशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, है ना। तो सर जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी 10th में पढ़ाई थी आपने, तो उसमें मतलब मैं नहीं पढ़ाई, किसी टीचर ने पढ़ाई, तो पॉजिटिव चार्ज से आपने बताया करंट हमेशा फ्लो करता है निगेटिव में, ऐसा क्यों होता है। इसका इतना सही आंसर है कि करंट पहले खोज हुई, इलेक्ट्रॉन बाद में खोज हुई। तो जब करंट पहले हो गई तो करंट का जो डायरेक्शन माना गया वो हमेशा, जैसे हमने फ्लूइड पढ़ी हुई है, फ्लूइड आपने पढ़ी, गैस पढ़ा, लिक्विड पढ़ा, आप हमेशा मानते हो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ वो फ्लो करता है ना। अरे जिसको अभी भी नहीं आ रहा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा, यही तो सीखा। तो उस कन्वेंशनल फिजिक्स में मान लिया गया कि भैया हायर पोटेंशियल अगर हम पॉजिटिव को मानते हैं तो करंट तो हमेशा हायर से लोअर ही जाएगा ना, क्योंकि फ्लूइड डायनेमिक्स को अज्यूम करके हमने उसके बेसिस पे डिफाइन कर दिया। बाद में पता चला कि नहीं ये तो इलेक्ट्रॉन है जो बेचारा फ्लो कर रहा है, तो उसको हमने चेंज नहीं किया कभी, इसीलिए हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव है और उसी के डायरेक्शन में हमारा। अब ये चीज क्यों नहीं हो सकती है, आप इसको पलट दो, मैंने इलेक्ट्रॉन ने फोर्स लगाया, आप सोचो ये लगा रहा है फोर्स तो पॉजिटिव पे, है ना। जबकि यूनिवर्स में चार्ज तो यही होता है, बाकी ये जब जाता है तो वैकेंसी क्रिएट होती है, उस वैकेंसी को होल कहते हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स है जिसमें पता चलेगा आपको कि चार्ज पॉजिटिव जैसे कोई चीज होती नहीं है। पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे किसी भी, अरे केमिस्ट्री पढ़ी होगी, किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, जब उससे आप इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हो ना। तो बात तो सिंपल है, पॉजिटिव चार्ज जैसी कोई चीज तुम दे भी इलेक्ट्रॉन रहे हो जब तुम नेगेटिव चार्ज कर रहे हो, और जब तुम ले रहे हो तो ले भी इलेक्ट्रॉन ही रहे हो, दे भी इलेक्ट्रॉन ही रहे हो, तो भैया चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ही है ना। जब वो चला जाता है तो उसकी जगह खाली हो जाती है, वो खाली जगह को हम पॉजिटिव चार्ज, उसको वैकेंसी कहते हैं, इसको होल भी कहते हैं, समझ में आ रहा है। तो असली बात तो यही है जो मैंने पढ़ाई है आपको। लेकिन क्योंकि कन्वेंशन फिजिक्स में पहले हमने करंट की खोज करी थी, तो करंट में हमने माना था जो हमारा बेसिस था वो क्या था, फ्लूइड। तो फ्लूइड में भी देखा था कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो वही हमने अज्यूम करके इसको डिफाइन कर। ये पूरी समरी आपने क्या पढ़ ली, इलेक्ट्रिक करंट की। करंट फ्लो कैसे होता है, उसका कारण क्या होता है, कोई पूछेगा तो तुम्हें यही सब कुछ लिखना होगा जो मैंने बताया, ठीक। अब इसको एक हम, क्योंकि अभी आपने तो बस ये पढ़ा था जीवन में,
अब आपको कुछ नई चीज दिखेगी, सर करंट का कॉज तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, करंट का कॉज तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हाँ हम लोग का पूरा एम होगा कि इसको रिलेट करना विथ करंट। आगे चल करके तुमको मिलेगा, सर आपने डेंसिटी भी पढ़ाई हुई है ना, देखो एक ही स्लाइड पे पूरे चैप्टर की नींव बन रही है। आप ये चीज, ये जो क्लास है इसको आप हल्का लोगे तो यही है पूरा बेसिक, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने पहली क्लास में जो बताया है पूरे चैप्टर में वो चीज चली है, सेम गोज विद दिस क्लास, जो बता रहा हूं यही बेस है पूरी क्लास का, ठीक है। तो एक डेंसिटी टर्म पड़ी होगी, तो डेंसिटी में हमेशा हमने, अब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से इतना फायदा हो गया कि हमें आइडिया है कि भाई चार्ज डेंसिटी जैसी कोई चीज होती है, अरे पूरे सरफेस पे जो चार्ज है या वॉल्यूम में चार्ज है उसको डिवाइड कर देंगे, पहले तो सिर्फ मास ही पता था ना, मास को डिवाइड कर देंगे तो बनेगी डेंसिटी। अब मैं कह रहा हूं कि यार जो इसके आगे मैं एक नई चीज लिख रहा हूं, लेकिन डिफिनेशन वैसे ही चलेगी, करंट की डेंसिटी। अब करंट क्या है सर, फ्लो ऑफ चार्ज, तो भैया चार्ज तो इस एक पॉइंट से भी फ्लो कर रहा है और पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहा है, तो करंट डेंसिटी क्या होती है, इसका होता है सिंपल जे, और इसका जो डिफिनीशन है वो आई अपॉन, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें वॉल्यूम कहां है, क्रॉस सेक्शन ही तो है। अरे तुम यहां से कट कर दोगे, अरे तार इतना बड़ा लो या छोटा कर दो, करंट तो उतना ही फ्लो करता है ना। समझ में आ रहा है क्यों वॉल्यूम नहीं लग सकता इसमें, बिकॉज ये सरफेस सेंट्रिक होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप जो, जैसे ये लाइट जल रही, ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए बता रहा हूं, लाइट जल रही, यहां से वहां तक का तार है, मैं एक एक्सटेंशन लेके चला हूं और मैंने तार काट दिया बीच से, तो तार की मोटाई तो सेम ही थी, अब मैं यहां लाके वो बोर्ड से डायरेक्टली लगा दूं, हाथ में से लेके बोर्ड उसमें लगा दूं तार, लाइट जलेगी कि नहीं जलेगी, पहले जितना करंट जा रहा था उतना ही करंट जा रहा है, कुछ नया जाएगा। तो क्या सीखा तुमने कि वॉल्यूम से तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ उसका एरिया ऑफ, समझ में आ रहा है। तो लेंथ जैसे से वेरी कर रही है, हम वॉल्यूम, जैसे हमारी आदत होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वॉल्यूम वॉल्यूम देखते तो दिमाग में जाता है वॉल्यूम ही होगा, चार्ज हम देखते हैं फिर देखते हैं वॉल्यूम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। करंट दूसरी चीज होती है, करंट में फ्लो देखा जाता है कि किस रेट पर फ्लो कर रहा है, ठीक। और हम करंट का फॉर्मूला तो अभी भी यही कहेंगे, टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा पूरी लेंथ से, जो भी लेंथ हो, चाहे इतना तार हो चाहे इतना तार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज तो उतना ही जा रहा है ना, अब समय उसका बदल जाएगा। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया उसका पूरा डिफिनीशन समझ लो, जब छोटा तार कर देंगे तो आप कहेंगे सर यही हो सकता है कि जब छोटा तार कर देंगे तो समय कम लगेगा, तो मैंने ये पहले भी सिखाया, जैसे 1/2 1 कूलम का ही चार्ज में फ्लो करवा रहा हूं, जब आप बड़ा तार कर देंगे तब भी तो आपका 1 ही कूलम का है या मल्टीपल में हो जाएगा, उसी तो रहेगा ना, तो रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस, द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये होता है द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। तो अमाउंट ऑफ चार्ज अगर इंक्रीज हो गया ड्यू टू द टोटल लेंथ, तो आपको टाइम इंटरवल आप देख लोगे तो उसके हिसाब से वो समझ में आ गया। तो ये हो गया, तो ये डेंसिटी का जो बात बता रहा था ये है। अब इसका रिलेशन इसके साथ होगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है लेकिन करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आप कहोगे ये क्या कर रहे हो सर, इसमें डायरेक्शन भी है, और आपने सिखाया था, आपने सिखाया हुआ है कि अ वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी, एक वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड हो और उसके बाद डायरेक्शन भी हो, तो हमारे पास दोनों है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी होगा करंट, क्योंकि करंट आपने अभी बताया कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, उसका रीजन भी आपने अच्छे से समझा दिया। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ऐसा क्यों है? बिकॉज देखो करंट को अगर वेक्टर होना है तो वेक्टर अलजेब्रा में एक और चीज बताई गई थी, किसी भी क्वांटिटी को बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ही नहीं, सिर्फ उसके वेक्टर अलजेब्रा के नियम को फॉलो करने की कैपेसिटी है या नहीं है, ये भी देखना जरूरी है। तो करंट कभी भी कोई भी वेक्टर अलजेब्रा का नियम नहीं फॉलो करता, इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता। देखो फॉर एग्जांपल अगर हमने 2-3 तार ले लिए और उनको इस प्रकार से जोड़ दिया, अगर आप डायरेक्शन सेंट्रिक हो जाएंगे, चलिए ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इधर से आ रहा है, उधर नेगेटिव पोटेंशियल हमने लगा दिया, मान लेते हैं आपकी बात की सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। तो अगर हम कोई भी इनके बीच का एंगल ले लेते हैं, सॉल्व करके हमें रिजल्टेंट जो मिलना चाहिए वो इन तीनों का जो रिजल्टेंट मिलना चाहिए वो किसी एक वेक्टर अलजेब्रा के नियम से मिलना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 एम्पियर है, यहाँ 1 एम्पियर है, तो ये सिंपल अलजेब्रा से अगर इसको सम करें तो इसमें 2 एम्पियर करंट हमको देखने को मिला,
तो यानी कि अगर इनका वेक्टर सम करे तो मुझे 2 मिलना चाहिए और विद दिस डायरेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वेक्टर अलजेब्रा के नियम को फॉलो, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। समझ में आ गया? तो आई क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी का, क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कंटेंट देख लेते हैं कि ऐसा लगेगा कि सर ने तो कुछ खास बताया ही नहीं। देखो हिस्ट्री में कुछ खास ऐसा मेरे लिए नहीं रखा हुआ है, लेकिन तुम लोग के लिए मैं कुछ चीजें बता दूंगा कि भाई देखो, फ्रॉम द नॉलेज 600 बीसी है ना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वी नो दैट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बहुत पहले की बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे पहले आया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आया, है ना। तो 600 बीसी बहुत पहले ना। तो इलेक्ट्रोसिटी वी नो दैट व्हेन टू बॉडी कम, भाई चार्ज ट्रांसफर करेंगी और रब करेंगे तो फ्रिक्शन वाली बात सारी कहानी है। 1801 एडी में क्या हुआ, एलेसा, क्या ये एंड्रो, ये एक साथ पढ़ो ना, एलेजेंड्रो, वो अलग अलग स्पेस दे दिया उसने तो मैंने कहा दो नाम है, एलेजेंड्रो वोल्टाज, हम लोग तो हमेशा वोल्टाज वोल्टाज ही करते रहते हैं। तो द इटैलिक physicist Alessandro Voltas invented first electrical battery called as voltaic pile, which made up by stacking several pair of alternating copper और silver। हमने क्या करा, एक के ऊपर कॉपर या फिर मेटल्स ले लिए तुमने, स्टैक करने का मतलब होता है बेटा ऐसे एक ले लो तुम टुकड़ा, प्लेट ले लिया, इसके ऊपर दूसरा तीसरा, ऐसे करते 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 हमने एक पाइल बना लिया, जैसा कि डायग्राम में दिखा हुआ है। फिर कह रहे हैं एंड जिंक डिस्क इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय क्लॉथ, तो इनके पीछे क्या लगा दिया मैंने, क्लॉथ लगा दिया। फिर क्या कह रहे हैं, और कार्डबोर्ड सोक्ड इन ब्राइम, ब्राइम यानी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अब ये आज की बैटरी का जो डायग्राम है ये तब समझ में आएगा तुमको ये क्या कह रहा हूं मैं। तुम्हें ये देखो, ये समझ में, ये पानी डालते हो तुम बैटरी के अंदर, ये पानी होता है बीच में, इनके बीच की दूरी होती है, एक तुम पॉजिटिव कहते हो एक नेगेटिव कहते हो, चार्ज तो एक्यूमुलेट एक ही रॉड के ऊपर ही होता है ना, बीच में क्या है, ये सिर्फ एक मीडियम है। उस मीडियम को यहाँ पे इन्होंने कैसे बनाया था भैया, कार्डबोर्ड को या तो सोक कर दो ब्राइन के अंदर और वो डाल दो प्लेट से बीच में ना, तो इस तरीके से। तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी, इसी कंसेप्ट को, इसी को एडवांस करके तुमने ये बनाया हुआ है, खोज तो इन्होंने करी थी ना पहली। दिस बैटरी कुड कंटिन्यूअसली प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिक, तो तरीका तो वही है, ये चार्ज स्टोर करेगा और जैसे ही सर्किट को क्लोज करोगे तो इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। तो ये इन्होंने प्रूव कर दिया कि भैया मैं क्या क्रिएट कर सकता हूं, एक बैटरी जो कि स्टोरेज ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से तुम चार्ज कर सकते हो। अच्छा जैसे किसी को अभी समझ नहीं आया, कहेंगे सर ये चार्जिंग कैसे करी इन्होंने, अरे यार तुमने बहुत पहले ये सीख लिया था किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, फ्रिक्शन करके कर लिया तुमने सेम आपने यहां पर अप्लाई किया, तुमने चार्ज करके ये एक साथ स्टैक बना दिया। अब तुमने दो टर्म में बीच में इनके मीडियम ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, कैसे किया, कार्डबोर्ड लगा लो या तो तुम वो उस तरीके से सोक कर दो इसको, ठीक। तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट भी आ गया, आपको ट्रांसफर करना भी आ गया, अब आपने दो टर्मिनल ले लिए और उनको क्या कर दिया, जैसे कनेक्ट किया वैसे ही, समझ में आ रहा है। तो इन्होंने इस तरीके से पहला एक एक्सपेरिमेंटल दिखाया तरीका कि कैसे, और आज हम लोग यूज करते हैं। दिख रहा है तुमको, दो रॉड्स है ना, बीच में क्या इलेक्ट्रोलाइट है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑल्सो ऑब्जर्व दैट व्हेन द कॉपर एंड जिंक प्लेट वर सिंक इन एसिड सोल्यूशन मोर इलेक्ट्रिसिटी गॉट प्रोड्यूस्ड, जितना अच्छा मीडियम होगा उतना ज्यादा चार्ज अच्छे से फ्लो करेगा। तो इन्होंने वही क्या कि कॉपर और जिंक को क्या कर दिया, अब डुबो दिया, एक इन्होंने एसिडिक लिक्विड लिया, उसमें डुबो दिया। अब उन्होंने पाया कि ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी होगी, ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया। मैं बार बार इस पर क्यों फोकस कर रहा था, इसीलिए कर रहा था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा मैटर करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर के किसी भी एक एंड पर, ये जो आपका एरिया है, समझ में आ रहा है। तो कह रहे हैं जो टोटल चार्ज इस एरिया से होकर गुजरेगा किसी समय अंतराल डेल्टा टी में इज डिफाइंड टू बी करंट अक्रॉस द एरिया। तो भैया कहेंगे कि यही वो करंट है जो फ्लो कर रहा है, बताओ आपके क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी समय डेल्टा टी में। तो फॉर्मूला बिकम्स आई इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो ये हो गया। अगर कह रहे हैं कि डेल्टा की अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पास करता है एक हाइपोथेटिकल क्रॉस सेक्शन एरिया, हाइपोथेटिकल मतलब ये है ना। तो आप इस तरीके का कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो, कंडक्टिंग वायर जिसमें टाइम कितना लग रहा है आपका, डेल्टा टी, देन द करंट इज डिफाइंड एज फॉलोज। क्लियर है क्या, हम लोग को पहले से इसका आइडिया था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अगर एक कूलम का चार्ज है ना, अब 1 एम्पियर क्या है, इसकी यूनिट डिफाइन की गई एम्पियर,
फिजिक्स में कई बार हम लोग साइंटिस्ट को डेडिकेट करते हैं यूनिट्स, तो ये है। लेकिन ऐसा यूनिट होती क्या है, ये भी ऐसा यूनिट है, या फिर दूसरा है कूलम पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका हो गया भाई, जो आप मैथमेटिकली इसको निकाल रहे हो। कूलम भी आपको पता होगा, हमने साइंटिस्ट को ही कर रखा है। तो ये हो गई यूनिट्स, याद रखना। तो कह रहे हैं अगर 1 एम्पियर, किसी ने कह दिया मेरा जो करंट है वो कह दिया 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर कब होता है, तो ये समझा रहे हैं 1 एम्पियर की डिफिनेशन। कह रहे हैं 1 कूलम का चार्ज, देखो फॉर्मूला लिख लो, Q अपॉन T, इसको पूरा 1 करना है। 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा हमारे किसी कंडक्टर, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A है, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 कूलम पर सेकेंड, या फिर 1 एम्पियर का करंट उसके अंदर फ्लो, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया A से, और इसको समय कितना लगता है 1 सेकेंड, तो कहते हैं करंट कितना है, 1 एम्पियर का करंट है। ये फॉर्मूला वो मैंने लिख दिया। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, सब बता दिया। अब इसके लिए हम लोग ने एक, ये पता कहां पढ़ा था हम लोग ने, फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट ऑफ मेजर पढ़ाया था मैंने, याद है। तो एक हमने एसआई का टेबल बनाया था 7 क्वांटिटी का, उसमें एक क्वांटिटी कौन सी है, करंट। क्योंकि करंट को ना मास से डिफाइन कर सकते हैं, ना लेंथ से, ना टाइम से, इसके लिए अलग से हमने एक जगह रखी, उसको एम्पियर, हमने वहां पर आई या फिर ए से डिनोट करते हैं। तो डायमेंशंस बिकम ml 0 t0 या फिर e की पावर। ठीक है, ये हो गया करंट का डायमेंशन। अब यूनिट क्या होती है सब बता दिया मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो ज्ञान मैंने दिया वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारी चीजें बताई, ये आपकी लिखी हुई है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने फ्लूइड वाली बात बताई, वो आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगर थोड़ा सा हिस्ट्री खेलना है हमें, तो अगर किसी ने कहा नहीं नहीं मुझे ये बताइए करंट कब, तो भैया वो 18वीं सेंचुरी। ठीक है, और जो तुम्हारा ये इसकी बात हो रही है, मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च किया हुआ है आप लोग के लिए, कि अगर हम, किसने करा था ये बता देता हूँ, 18वीं सेंचुरी में 1700 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार चार्ज के बारे में बताया कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिफिनेशन बना ली पॉजिटिव से निगेटिव। एम्पियर साहब आए 1800 में, उन्होंने बता दिया कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि एक गैप है, चार्ज के बारे में हमें बहुत बाद में पता चलता है, इसीलिए हम लोग ने पहले से प्री एज्यूम कर लिया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो हो रही है वो 1800 के बाद, यानी 1897 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो इलेक्ट्रॉन के आते आते करंट की पूरी पूरी किताब बन गई है। तो अब हम पूरी की पूरी या तो फिजिक्स को चेंज करें, या तो हम उसको इस तरीके से आगे बढ़ाए और लिख दे कन्वेंशनल अजम्पशन हमने लेके इसको किया। ठीक है, तो ये है आपका पूरा स्केलर क्वांटिटी वाली बात मैंने आई थिंक बता दी है ना। ये किसी भी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी होगा। चाहे तो आप एग्जांपल्स देखिए, इसमें ये डिफाइन करने की कोशिश की गई। अच्छा मजेदार बात देखो, अगर किसी ने ऐसा कुछ एंगल ले लिया सच दैट की रिजल्टेंट में आ गया, उसी को और अच्छे से इलैबोरेट कर दिया, 180 पे ले लो, अब तो रिजल्टेंट आ ही नहीं सकता इधर, है ना। और मजेदार बात क्या है, किसी ने अगर वेक्टर लिया तो ये इसका निगेटिव वेक्टर हो गया, तो ये तो 0 होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन आ क्या रहा है 6 एम्पियर। भैया दो इक्वल अपोजिट अगर वेक्टर होंगे, आप वेक्टर कभी समझना भूलना गलती हो रही है, तो फोर्स ले लिया करो। मैंने कितने सिखाया, टग ऑफ वॉर, है ना। या तो एक सामने से आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों बराबर ताकतवर हैं, तो ये क्या होगा, रुक जाएगा ना आके। अरे जब एक ज्यादा ताकत होता तब बाउंस बैक होता है भाई। अगर दोनों बराबर हैं आके, या तो रुक जाएंगे, कैंसिल कर देंगे ना टोटल। तो ये तो 0 होना चाहिए था आंसर, आंसर 6 आ रहा है, तो इस वाले ये कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको हम लोग नई क्लास जब करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, समझ में आया कुछ आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।